हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जेटेट 2026 को ध्यान में रखते हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से चैप्टर 1 विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, इस चैप्टर से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर हम लोग आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, विकास की अवधारणा में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास की अवधारणा में नीचे दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है वो बताना है। ठीक है, पहला हमारा कथन है विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, या फिर विकास केवल जन्म के बाद होता है, या ऑप्शन सी हमारा विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है, या ऑप्शन डी विकास केवल परिपक्वता पर निर्भर है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है, ध्यान में रखना है। ठीक है, विकास की अवधारणा में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, तो विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि विकास में मात्रात्मक में क्या चेंजेस होते हैं, तो लंबाई और वजन, जबकि गुणात्मक विकास में क्या होता है, सोच और समझ विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विकास की अवधारणा में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा, तो विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत निरंतरता को दर्शाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है जो निरंतरता को दर्शाता है। पहला हमारा ऑप्शन है विकास आकस्मिक होता है, या ऑप्शन बी है विकास चरणबद्ध एवं क्रमिक होता है, या फिर ऑप्शन सी विकास केवल बाल्यावस्था तक सीमित है, या ऑप्शन डी विकास समान गति से होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, विकास चरणबद्ध एवं क्रमिक होता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत निरंतरता को दर्शाता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, विकास चरणबद्ध एवं क्रमिक होता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विकास एकदम से नहीं होता, यानी विकास तुरंत एकदम नहीं होता, ये बल्कि धीरे धीरे चरणों में आगे बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, विकास चरणबद्ध एवं क्रमिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, विकास एवं अधिगम के संबंध में सही कथन है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि विकास एवं अधिगम के संबंध में सही कथन कौन सा है। पहला कथन है अधिगम विकास पर निर्भर नहीं करता, या फिर ऑप्शन बी विकास अधिगम का परिणाम है, या फिर ऑप्शन सी विकास और अधिगम स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, या फिर ऑप्शन डी अधिगम विकास की सीमा निर्धारित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, अधिगम विकास की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, विकास एवं अधिगम के संबंध में सही कथन कौन सा होगा, तो अधिगम विकास की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, बालक जितना विकसित होगा, ठीक है, बालक जितना विकसित होगा उतना ही उच्च स्तर का अधिगम कर पाएगा। ठीक है, बालक जितना डेवलप करेगा, विकसित होगा, उतना ही वो क्या करेगा, तो उच्च स्तर का अधिगम प्राप्त कर सकता है। इसी वजह से अधिगम विकास की सीमा निर्धारित करता है। ध्यान में रखना है, इसी यही कारण है कि अधिगम जो है विकास की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, तो विकास एवं अधिगम के संबंध में सही कथन कौन सा होगा, तो अधिगम विकास की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, परिपक्वता का विकास पर प्रभाव किस रूप में होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि परिपक्वता का विकास पर प्रभाव किस रूप में होता है। ठीक है, बाह्य वातावरण द्वारा, या प्रशिक्षण द्वारा, या आनुवंशिक संरचना द्वारा, या सामाजिक सहभागिता द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आनुवंशिक संरचना द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है, परिपक्वता का विकास पर प्रभाव किस रूप में होता है, तो आनुवंशिक संरचना द्वारा। ठीक है, परिपक्वता जन्मजात आनुवंशिकी होती है, इसे सिखाया नहीं जा सकता। ध्यान में रखना है, जो परिपक्वता होता है वो जन्मजात होता है, आनुवंशिक होता है। ठीक है, इसे सिखाया नहीं जा सकता है। इसी वजह से परिपक्वता का विकास पर किस रूप में प्रभाव किस रूप में होता है, तो आनुवंशिक संरचना द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्न में से कौन सा विकास का पूर्वानुमेय सिद्धांत दर्शाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है दिए हुए ऑप्शनों में से कि कौन सा आपका विकास का पूर्वानुमेय सिद्धांत दर्शाता है। पहला ऑप्शन है विकास अचानक होता है, या ऑप्शन बी सभी बच्चों का विकास समान होता है, या ऑप्शन सी विकास सिर से पैर की ओर होता है, या ऑप्शन डी विकास वातावरण से प्रभावित है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे विकास का पूर्वानुमेय सिद्धांत कौन दर्शाता है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी सही होगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, यह हमारा क्या दर्शा रहा है, तो विकास का पूर्वानुमेय सिद्धांत दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले सिर का नियंत्रण,
फिर धड़ और अंत में पैर। इसे हम क्या कहते हैं, सेफेलोकोडल भी कहते हैं। इस लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विकास का पूर्वानुमान सिद्धांत यहाँ पे कौन दर्शा रहा है, तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह दर्शा रहा है, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन से तात्पर्य, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि विकास की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में, तो विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन से तात्पर्य, गुणात्मक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, ऊंचाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, सोचने की क्षमता में परिवर्तन या आयु में वृद्धि। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, सोचने की क्षमता में परिवर्तन। ध्यान में रखना है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, तो सोचने की क्षमता में परिवर्तन। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सोच, तर्क, समझ, बदलाव, ये सब गुणात्मक विकास है। ध्यान में रखना है, ठीक है। सोच हो गया, तर्क हो गया, समझ हो गया, ये सब सारे क्या है, तो गुणात्मक विकास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप में किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप में किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है परिपक्वता का परिणाम, या फिर अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, या ऑप्शन सी अस्थायी प्रतिक्रिया, या ऑप्शन डी आनुवांशिक परिवर्तन। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अस्थायी व्यवहार परिवर्तन। ध्यान में रखना है, ठीक है। अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप में किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, ये हमारा सही होगा, ठीक है। अधिगम का अर्थ है अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। तो अधिगम का अर्थ ही क्या है, तो अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप में किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के संबंध को स्पष्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम की, किसके, तो विकास एवं अधिगम के संबंध को स्पष्ट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अधिगम विकास को रोकता है, या फिर ऑप्शन बी है विकास अधिगम के लिए आधार प्रदान करता है, या ऑप्शन सी है दोनों में कोई संबंध नहीं है, या ऑप्शन डी अधिगम केवल बुद्धि पर निर्भर है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, विकास अधिगम के लिए आधार प्रदान करता है। ध्यान में रखना है, ठीक है। विकास है वो क्या करता है, अधिगम के लिए आधार प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के संबंध को स्पष्ट करता है, विकास एवं अधिगम के दोनों बीच के संबंध को स्पष्ट कर रहा है। तो कौन सा स्पष्ट कर रहा है, विकास अधिगम के लिए आधार प्रदान करता है, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो विकास अधिगम की सीमा तय करता है, उससे बाहर अधिगम संभव नहीं, ठीक है। ध्यान में रखना है इस पॉइंट को भी कि विकास अधिगम की सीमा तय करता है, उससे बाहर अधिगम संभव नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। विकास अधिगम के लिए आधार प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, विकास की दिशा निकट से दूर प्रोक्सिमो डिस्टल का उदाहरण है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि विकास की दिशा निकट से दूर प्रोक्सिमो डिस्टल का उदाहरण कौन सा है वो बताना है। चलना सीखना, या उंगलियों से लिखना, या गर्दन का नियंत्रण, या बोलना सीखना। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उंगलियों से लिखना, ठीक है। तो विकास की दिशा निकट से दूर प्रोक्सिमो डिस्टल का उदाहरण कौन सा है, तो उंगलियों से लिखना। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले कंधा जस्ट हमने ऊपर देखा था, फिर बाँ, फिर उंगलियां, निकट से दूर। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चे समान गति से विकसित नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चे समान गति से विकसित नहीं होते। कौन सा सिद्धांत बताता है, निरंतरता का सिद्धांत, या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चे समान गति से विकसित नहीं होते, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ध्यान में रखना है, ठीक है। सभी बच्चों की गति, क्षमता और स्तर अलग अलग होते हैं, ये तो पता ही होगा कि सभी बच्चों का गति या सीखने का जो शक्ति होता है, क्षमता होता है, स्तर सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, अधिगम एवं विकास के संदर्भ में गैने का मत है कि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिगम एवं विकास के संदर्भ में गैने का मत है कि, क्या मत है, विकास अधिगम का परिणाम है, या फिर अधिगम विकास का परिणाम है, या फिर विकास अधिगम की पूर्व शर्त है, या दोनों असंबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विकास अधिगम की पूर्व शर्त है, ठीक है। ध्यान में रखना है, विकास अधिगम की पूर्व शर्त है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अधिगम एवं विकास के संदर्भ में गैने का मत क्या हो गया, तो विकास अधिगम की पूर्व
शर्त है। ठीक है, तो ज्ञानी के अनुसार विकास पहले फिर अधिगम संभव होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्ञानी के अनुसार विकास पहले फिर अधिगम संभव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। बालक का तर्क संगत सोच विकसित होना किस विकास से जुड़ा है? ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालक का तर्क संगत सोच विकसित होना किस विकास से जुड़ा हुआ है? शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या नैतिक? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक। ठीक है, ध्यान में रखना है, बालक का तर्क संगत सोच विकसित होना किस विकास से जुड़ा हुआ है? तो संज्ञानात्मक, ध्यान में रखना है। ठीक है, तर्क हो गया, स्मृति हो गया, सोच हो गया, ये सब संज्ञानात्मक विकास है, ध्यान में रखना है। तर्क, स्मृति, सोच, ये सब सारे क्या हैं? तो ये सब संज्ञानात्मक विकास हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। निम्न में से कौन सा अधिगम विकास को तीव्र करता है? ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम विकास को तीव्र करता है? तो दंड, आभास, उपेक्षा या भय? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा भी हो जाएगा अभ्यास। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो निम्न में से कौन सा अधिगम विकास को तीव्र करेगा? तो अभ्यास करेगा। ठीक है, अभ्यास से अधिगम मजबूत और अस्थायी होते हैं, ध्यान में रखना है कि अभ्यास से क्या होता है? तो अधिगम मजबूत और अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा भी सही होता है। निम्न में से कौन सा अधिगम विकास को तीव्र करता है? तो अभ्यास। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। विकास की वह अवस्था जिसमें अधिगम सर्वाधिक प्रभावी होता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास की वह अवस्था जिसमें अधिगम सर्वाधिक प्रभावी होता है, तो किस समय जो अधिगम होते हैं सर्वाधिक प्रभावी होगा? प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, बाल्यावस्था में। ठीक है, तो विकास की वो अवस्था, तो विकास की कौन सी अवस्था? तो बाल्यावस्था है, जिसमें अधिगम क्या होती है? तो सर्वाधिक प्रभावी होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है, इसलिए अधिगम तेज होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में अधिगम तेज होने का कारण क्या है? तो मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है, इसलिए अधिगम तेज होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट का उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट का उदाहरण कौन सा है? शब्द बोलना, वाक्य बोलना, रोना या अक्षर लिखना? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, अक्षर लिखना, ध्यान में रखना है। ठीक है, विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट, तो सामान्य से विशिष्ट हमारा अक्षर लिखना होगा। ठीक है, तो पहले अक्षर पहचाना, फिर शब्द और वाक्य, सामान्य से विशिष्ट ये होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पहले अक्षर पहचानना, फिर शब्द, फिर और वाक्य, तो सामान्य से विशिष्ट हमारा यहाँ पे उदाहरण, हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, अक्षर लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। अधिगम और विकास में मुख्य अंतर है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिगम और विकास में मुख्य अंतर क्या होगा? अधिगम जैविक है, विकास प्रशिक्षण से होता है, अधिगम अनुभव से होता है, या विकास अस्थायी होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अधिगम अनुभव से होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिगम और विकास में मुख्य अंतर क्या है? तो अधिगम हमारा अनुभव से होता है, ठीक है, विकास स्वाभाविक रूप से होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो अधिगम है हमारा अनुभव से होता है, जबकि विकास है स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या फिर आर्थिक? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, आर्थिक। ठीक है, तो आर्थिक यहाँ पे हमारा क्या नहीं है? तो विकास का क्षेत्र नहीं है। शारीरिक हमारा विकास का क्षेत्र है, संज्ञानात्मक भी विकास का क्षेत्र है, और भावनात्मक भी हमारा विकास का क्षेत्र है। ठीक है, तो विकास के क्षेत्र हो गए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, ये सब सारे क्या है? तो विकास के क्षेत्र है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्थिक हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। बालक के मूल्य एवं नैतिकता का विकास किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि बालक का मूल्य एवं नैतिकता का विकास किस क्षेत्र में आता है? सामाजिक में, नैतिक में, शारीरिक में या भाषाई में? किस में आएगा वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नैतिक में आता है। ठीक है, बालक के मूल्य एवं नैतिकता का विकास किस क्षेत्र में आएगा? तो हमारा नैतिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो सही गलत का बोध नैतिक विकास है। अब यहाँ पे सही गलत का बोध किस में होता है? तो नैतिक विकास में ही होता है, इसलिए बालक के मूल्य एवं नैतिकता का विकास किस क्षेत्र में आएगा? तो नैतिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। अधिगम तभी संभव है जब, ठीक है, अधिगम तभी संभव है जब तो विकास पूर्ण हो, या प्रेरणा हो, या फिर बुद्धि अधिक हो, या आयु अधिक हो?
तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रेरणा हो। ठीक है, अधिगम तभी संभव है जब क्या हो, प्रेरणा हो। बिना प्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, बिना प्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, विकास की प्रक्रिया का सही क्रम है। आपको यहाँ पे बताना है कि विकास की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है अधिगम, फिर परिपक्वता, फिर विकास, या फिर परिपक्वता फिर अधिगम फिर विकास, या फिर ऑप्शन सी है विकास अधिगम फिर परिपक्वता, या फिर अधिगम विकास फिर परिपक्वता। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही होगा, पहले परिपक्वता फिर अधिगम फिर विकास। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, विकास को अधिगम से अलग करने वाला प्रमुख आधार है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि विकास को अधिगम से अलग करने वाला प्रमुख आधार कौन सा है। विकास अनुभव पर आधारित है, या फिर अधिगम जैविक है, या विकास परिपक्वता से संबंधित है, या अधिगम जन्मजात होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विकास परिपक्वता से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, विकास को अधिगम से अलग करने वाला प्रमुख आधार कौन सा है, तो विकास परिपक्वता से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। तो विकास जैविक है, जबकि अधिगम अनुभव जन्य है। इस बात को ध्यान में रखना है, विकास क्या है, जैविक है, और अधिगम क्या है, अनुभव जन्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विकास परिपक्वता से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास की प्रक्रिया में सिर से पैर की ओर सिद्धांत का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास की प्रक्रिया में सिर से पैर की ओर और सिद्धांत का अर्थ है, क्या अर्थ है। बौद्धिक विकास पहले होता है, या पैरों का विकास पहले होता है, या फिर ऊपरी अंगों का विकास पहले होता है, या सभी अंग एक साथ विकसित होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऊपरी अंगों का विकास पहले होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। विकास की प्रक्रिया में सिर से पैर, क्या से, सिर से पैर की ओर सिद्धांत का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऊपरी अंगों का विकास पहले होता है। तो पहले गर्दन, फिर हाथ, फिर पैर, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, अधिगम एवं विकास के संबंध में ब्रूनर का दृष्टिकोण है कि। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि अधिगम एवं विकास के संबंध में ब्रूनर का दृष्टिकोण क्या है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, या फिर अधिगम विकास को दिशा देता है, या अधिगम विकास का परिणाम है, या फिर विकास अधिगम को बाधित करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, तो ऑप्शन बी सही होगा, अधिगम विकास को दिशा देता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, अधिगम एवं विकास के संबंध में ब्रूनर का दृष्टिकोण क्या है, तो अधिगम विकास को दिशा देता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ब्रूनर मानते हैं कि अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ब्रूनर क्या मानते हैं, जो अधिगम है विकास को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा कथन है जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत को दर्शाता है, कौन सा कथन। सभी बालक समान गति से सीखते हैं, या विकास पूर्व निर्धारित है, या प्रत्येक बालक का विकास अलग होता है, या विकास केवल वंशानुक्रम से होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रत्येक बालक का विकास क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत को दर्शाता है, तो प्रत्येक बालक का विकास क्या होता है, अलग होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, विकास का कौन सा क्षेत्र अधिगम से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि विकास का कौन सा क्षेत्र अधिगम से सर्वाधिक प्रभावित होता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, जैविक, या आनुवंशिक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विकास का कौन सा क्षेत्र अधिगम से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो संज्ञानात्मक, ध्यान में रखना है। अधिगम सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ध्यान में रखना है। अधिगम है सबसे पहले किस विकास को, तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, बालक में समस्या समाधान क्षमता का विकास किससे संबंधित है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालक में समस्या समाधान क्षमता का विकास किससे संबंधित है, भावनात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या नैतिक विकास से। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास से, ध्यान में रखना है। ठीक है, बालक में समस्या समाधान क्षमता का विकास किससे संबंधित है, तो संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, जो कि हमारा सोचने की क्षमता होगी। ठीक है, तो समस्या समाधान, सोचने की क्षमता, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, विकास की वह विशेषता जो बताती है कि यह जीवन भर चलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास की वह विशेषता, ठीक है, विकास की वह विशेषता जो बताती है कि यह जीवन भर चलता है,
क्या? निरंतरता या कर्मिकता या दिशा या सार्वभौमिकता? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये हो जाएगा निरंतरता। ठीक है, ध्यान में रखना है। विकास की वह विशेषता है, विशेषता जो बताती है कि यह जीवन भर चलता है, तो क्या कौन सी विशेषता बताती है? निरंतरता। ठीक है, ध्यान में रखना है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, निरंतर चलता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता है, यानी यहाँ पे निरंतरता। तो विकास की वह विशेषता जो बताती है कि यह जीवन भर चलता है, क्या? तो निरंतरता। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। अधिगम के बिना विकास का कौन सा पक्ष अधूरा रह जाता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिगम के बिना विकास का कौन सा पक्ष अधूरा रह जाता है? शारीरिक, मानसिक, जैविक या परिपक्वता? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, मानसिक। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अधिगम के बिना विकास का कौन सा पक्ष अधूरा रह जाता है? तो मानसिक। ध्यान में रखना है। ठीक है, बिना मानसिक विकास के अधिगम अधूरा है। ठीक है, बिना मानसिक विकास का अधिगम क्या है? तो अधूरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षक को बालक केंद्रित शिक्षण अपनाने को प्रेरित करता है? ठीक है, विकास का कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षक को बालक केंद्रित शिक्षण अपनाने को प्रेरित करता है? पहला ऑप्शन है निरंतरता या व्यक्तिगत भिन्नता या दिशा या परिपक्वता। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, तो विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षक को बालक केंद्रित यानी हर बालक को, ठीक है, बालक केंद्रित शिक्षण अपनाने को प्रेरित करता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता। ध्यान में रखना है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता, बालक केंद्रित शिक्षा, यही होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। अधिगम का प्रभाव विकास पर किस रूप में पड़ता है? ठीक है, अधिगम का प्रभाव विकास पर किस रूप में पड़ता है? सीमित करता है या रोकता है या फिर संभावनाओं को साकार करता है या समाप्त कर देता है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, संभावनाओं को साकार करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अधिगम का प्रभाव विकास पर किस रूप में पड़ता है? तो संभावनाओं को साकार कर देता है। ठीक है, अधिगम विकास की छिपी क्षमता को बाहर लाता है। जो अधिगम होता है वो विकास की छिपी हुई क्षमता को क्या करता है? बाहर लाता है। इस वजह से अधिगम का प्रभाव विकास में पर किस रूप में पड़ता है? तो संभावनाओं को साकार करता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। लंबाई में वृद्धि, वजन बढ़ना या सोचने की शैली में परिवर्तन या आयु बढ़ना। तो यहाँ पे सही आंसर अबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोचने की शैली में परिवर्तन। ठीक है, विकास में गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो सोचने की शैली में परिवर्तन। ठीक है, सोच का तरीका बदलना गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, ये तो ऊपर भी हो चुका है, तो आप लोग को ध्यान में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 32 है। विकास की प्रक्रिया में निकट से दूर सिद्धांत का सही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फिर आया है कि विकास की प्रक्रिया में निकट से दूर का सही उदाहरण कौन सा होगा वो बताना है। चलना सीखना होगा या उंगलियों से लिखना होगा या रोना होगा या फिर बोलना होगा? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, उंगलियों से लिखना। ठीक है, तो पहले हाथ फिर उंगली, तो यहाँ पे हमारा उंगलियों से लिखना। तो विकास की प्रक्रिया में निकट से दूर सिद्धांत का सही उदाहरण कौन सा होगा? उंगलियों से लिखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 33 है। अधिगम की परिभाषा में कौन सा तत्व अनिवार्य है? ठीक है, अधिगम की परिभाषा में कौन सा तत्व अनिवार्य है वो बताना है। पहला है परिपक्वता या अस्थायी व्यवहार परिवर्तन या शारीरिक वृद्धि या आनुवांशिकता। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा है अस्थायी व्यवहार परिवर्तन। ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिगम की परिभाषा में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम तभी माना जाएगा जब बदलाव अस्थायी हो। ठीक है, अधिगम कब माना जाएगा? जब क्या हो? बदलाव अस्थायी हो। तो अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो अधिगम की परिभाषा में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। विकास और अधिगम में सही संबंध है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि विकास और अधिगम में सही संबंध है। दोनों समान है, दोनों असंबंधित है। विकास अधिगम के लिए आधार है या अधिगम विकास को रोकता है? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सही हो जाएगा, विकास अधिगम के लिए आधार है। ठीक है, क्वेश्चन हो भी चुका है। विकास आधार है, अधिगम उस पर खड़ा है। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 35 है। विकास की गति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? ठीक है, जस्ट हमने अभी बताया था विकास की गति सबसे अधिक किस अवस्था में होगा? किशोरों में, प्रौढ़ा में, प्रारंभिक बाल अवस्था में या वृद्धावस्था में? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल अवस्था में। ठीक है, ये हो भी चुका है। प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क तीव्र गति से विकसित होता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। अधिगम विकास से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि जो अधिगम है विकास से किस प्रकार भिन्न है। अधिगम अस्थायी नहीं है या फिर अधिगम अनुभव पर आधारित है, विकास प्रशिक्षण से होता है या विकास अस्थायी है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिगम अनुभव पर आधारित है। ठीक है,
तो अधिगम जो है हमारा क्या है, अनुभव पर आधारित है। अधिगम सिखाया जा सकता है लेकिन विकास सिखाया नहीं जा सकता है। इस वजह से अधिगम विकास से किस प्रकार भिन्न है, तो अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र अधिगम पर सबसे पहले प्रभाव डालता है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि निम्न में से कौन सा विकास के क्षेत्र में, ठीक है, विकास का क्षेत्र अधिगम पर सबसे पहले प्रभाव डालता है। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या वर्णनात्मक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक। ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र अधिगम पर सबसे पहले प्रभाव डालता है, तो संज्ञानात्मक। ठीक है, सोच के बिना अधिगम संभव नहीं है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 38 है। विकास की प्रक्रिया में एकीकरण से तात्पर्य है। आपको यहाँ पर बताना है कि विकास की प्रक्रिया में एकीकरण से क्या तात्पर्य है। केवल शारीरिक वृद्धि, क्षमताओं का समन्वय, या ऑप्शन सी आयु वृद्धि, या ऑप्शन डी अधिगम की समाप्ति। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्षमताओं का समन्वय। ध्यान में रखना है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में एकीकरण से तात्पर्य, एकीकरण से क्या हो जाएगा, क्षमताओं का समन्वय। जैसे चलना, अगर आप चल रहे हो तो सबसे पहले क्या चाहिए, संतुलन, फिर मांसपेशी में शक्ति, फिर दृष्टि, ये तीनों का समन्वय होगा तब आप चल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे विकास की प्रक्रिया में एकीकरण से तात्पर्य क्या होगा, क्षमताओं का समन्वय। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि अधिगम तभी प्रभावी होता है जब दंड दिया जाता है, भय हो, प्रेरणा हो, आयु अधिक हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या हो, प्रेरणा हो, तब अधिगम ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, प्रेरणा अधिगम का ईंधन है, ध्यान में रखना है। जो प्रेरणा है हमारा अधिगम का क्या है, तो ईंधन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा 40 है। विकास की कौन सी विशेषता इसे इसे अधिगम से अलग करती है। ठीक है, विकास की कौन सी विशेषता है जो इसे अधिगम से अलग करती है। पहला है अनुभव जन्य, या अस्थायी, या जैविक आधार, या उद्देश्यपूर्ण। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है, सी हो जाएगा, जैविक आधार। ठीक है, ध्यान में रखना है। विकास की कौन सी विशेषता है जो इसे अधिगम से अलग करती है, तो जैविक आधार। ठीक है, ध्यान में रखना है। विकास एक क्या है, तो जैविक आधार है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। बालक का नैतिक निर्णय लेना किस विकास से संबंधित है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि बालक का नैतिक निर्णय लेना किस विकास से संबंधित है। तो संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक, या भावनात्मक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नैतिक। जस्ट हमने ऊपर कराया था। तो नैतिक निर्णय, नैतिक विकास, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हमारा 42 है। विकास का सिद्धांत जो बताता है कि पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं आती हैं। ठीक है, विकास का सिद्धांत जो क्या बताता है, तो पहले सामान्य प्रक्रियाएं आती है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है, सामान्य से विशिष्ट, या विशिष्ट से समान, या निरंतरता, या व्यक्तिगत भिन्नता। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत जो बताता है कि पहले सामान्य प्रक्रियाएं आते हैं। पहले कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, तो सामान्य प्रक्रियाएं। तो यह कौन सा सिद्धांत बताता है, तो सामान्य से विशिष्ट, ध्यान में रखना है। पहले रोना फिर बोलना। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट, तो समान प्रतिक्रियाएं पहले आती है, पहले समान प्रतिक्रियाएं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, सामान्य से विशिष्ट, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। अधिगम का प्रभाव विकास पर किस प्रकार होता है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि अधिगम का प्रभाव विकास पर किस प्रकार होता है। अस्थायी होता है, सीमित होता है, या सहायक होता है, या नकारात्मक होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, सहायक होता है। ठीक है, अधिगम का प्रभाव विकास पर किस प्रकार होता है, तो सहायक होता है, ध्यान में रखना है। अधिगम विकास को सहारा देता है। ठीक है, जो अधिगम है विकास को क्या देता है, तो सहारा देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। ठीक है, अधिगम का प्रभाव विकास पर किस प्रकार होता है, तो सहायक रूप में होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। विकास में कौन सा परिवर्तन मापा जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि विकास में कौन सा परिवर्तन मापा जा सकता है, गुणात्मक, भावनात्मक, या मात्रात्मक, या फिर नैतिक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मात्रात्मक, ध्यान में रखना है। ठीक है, विकास में कौन सा परिवर्तन मापा जा सकता है, तो मात्रात्मक जो परिवर्तन है उसे मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे मात्रात्मक परिवर्तन में क्या होते हैं, तो लंबाई, वजन, ये सब बढ़ता है, तो ये सब मापा जा सकता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। विकास के किस पहलू पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि विकास के किस पहलू पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, शारीरिक, सामाजिक, जैविक, आनुवंशिक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक, ध्यान में रखना है। ठीक है, विकास के किस पहलू पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो सामाजिक, ध्यान में रखना है। समाज से व्यवहार सीखता है। ठीक है, समाज से ही व्यवहार सीखता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है।
अधिगम विकास को किस रूप में प्रभावित करता है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि अधिगम जो है विकास को किस रूप में प्रभावित करता है, सीमित करके या गति देकर या रोक कर या समाप्त करके। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गति देकर, ठीक है। अधिगम विकास को किस रूप में प्रभावित करता है, तो गति देकर, ठीक है। अधिगम विकास की गति बढ़ाता है, जो अधिगम है विकास की गति को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 47 है, विकास की कौन सी विशेषता सभी बच्चों में समान होती है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि विकास की कौन सी विशेषता सभी बच्चों में समान होती है, गति, स्तर, क्रम या उपलब्धि। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रम। ध्यान में रखना है, ठीक है। विकास की कौन सी विशेषता सभी बच्चों में समान होती है, तो जो क्रम होता है वो सभी बच्चों में समान होती है, ठीक है। क्रम सबका समान, गति अलग, ठीक है। क्रम सबका समान होता है लेकिन गति क्या होता है, अलग होता है। इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 48 है, अधिगम का संबंध मुख्यतः किससे है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि जो अधिगम का संबंध है मुख्यतः किससे है, परिपक्वता से या अनुभव से, आयु से या वंशानुक्रम से। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, अनुभव, ठीक है। ध्यान में रखना है, अधिगम का संबंध मुख्यतः किससे है, तो अनुभव से हो जाएगा, परिपक्वता से नहीं है, आयु से नहीं है, वंशानुक्रम से नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अनुभव, ठीक है। बिना अनुभव के अधिगम नहीं, ठीक है, बिना अनुभव का अधिगम नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण को समर्थन देता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षा में बालक केंद्रित दृष्टिकोण को समर्थन देता है, निरंतरता, व्यक्तिगत भिन्नता, दिशा या फिर सार्वभौमिकता। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। ध्यान में रखना है, विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षा में बालक केंद्रित दृष्टिकोण को समर्थन देता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता। ध्यान में रखना है, हर बच्चे के लिए अलग तरीका, ठीक है, हर बच्चे के लिए अलग तरीका। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, विकास एवं अधिगम में सही कथन है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि विकास एवं अधिगम में सही कथन है, अधिगम बिना विकास संभव है या विकास बिना अधिगम संभव नहीं, या विकास अधिगम की सीमा तय करता है, या दोनों समान है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, विकास अधिगम की सीमा तय करता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, विकास एवं अधिगम में सही कथन कौन सा हो जाएगा, तो विकास अधिगम की क्या करता है, तो सीमा तय करता है। ध्यान में रखना है, विकास ही अधिगम की सीमा है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।